हेलो फ्रेंड्स, यह 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 61वां टेस्ट सीरीज है 61 नंबर का। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए अभी ये आज का जो वीडियो इसमें 25 क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन एक दो टेस्ट के बाद जो भी वीडियो बनेगा उसमें प्रश्नों की संख्या अब बढ़ा दी जाएगी। इसमें प्राचीन इतिहास से 10 प्रश्न हैं, पर्यावरण से 10 प्रश्न हैं और विज्ञान से 5 प्रश्न हैं। आज का जो इतिहास का प्रश्न है या जितने भी इसमें टोटल प्रश्न दिए गए हैं ये थोड़ा कठिन बना दिया गया है। अक्सर छात्र यही प्रश्नों को गलत करके आते हैं। आपसे ऐसी गलती ना हो इसलिए आपको रिवीजन कराया जा रहा है। आप लोग इसको बहुत सही से पढ़िए और पूरा देखिए, क्योंकि लोग यहीं से छोड़ कर आते हैं और मेरिट से पीछे हो जाते हैं एक दो क्वेश्चन से। आप लोग इसको देखिए, खुद ही समझ में आ जाएगा। आज अगर इसमें कोई 15 क्वेश्चन कर लिया तो समझिए उसके लिए बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज गया आज का। हम लोग देखते हैं आज का टेस्ट। सुत्त पिटक कितने निकायों में विभाजित किया गया है? सुत्त पिटक को देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में, निकाय किससे संबंधित है ये करके आया था। उसमें दिया गया था बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि जो सुत्त पिटक है उसमें कितने निकाय हैं। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपको हर एक एंगल से तैयार रहना है। और जो निकाय हैं वो है 5 निकाय सुत्त पिटक में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 5 निकाय, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन वेदांग के अंतर्गत नहीं आता है? ये चीज़ ध्यान देना है, ये वर्ड नहीं आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पुराण। ये वेदांग के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी शिक्षा, कल्प और व्याकरण ये तीनों आते हैं वेदांग में, जबकि 6 अंग होते हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, वेदांग में ये 6 आते हैं। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किसे माना जाता है? देखिए काफ़ी लोग इतिहास के होंगे स्टूडेंट इसमें, लेकिन तभी भी ये वाला प्रश्न गलत कर देते हैं। जो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है वो किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। जो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। सही उत्तर है बी। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? किसके बारे में उल्लेख मिलता है हमको भगवती सूत्र में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि भगवती सूत्र में हमें महावीर के जीवन और 16 महाजनपद इन दोनों का वर्णन मिलता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। निम्नलिखित में से किसकी रचना संस्कृत साहित्य में किया गया है? वो संस्कृत भाषा में किया गया है, वो कौन सी ऐसी रचना है? सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ऐसे ही प्रश्नों को लोग छोड़कर आते हैं, ये आपको नहीं छोड़ना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राजतरंगड़ी, जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णन है। राजतरंगड़ी में ये संस्कृत साहित्य में लिखा गया है। उपनिषदों में निम्न में से किसका वर्णन मिलता है? जो उपनिषद हैं उसमें किसके बारे में बताया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। उपनिषद में इन सभी के बारे में बताया गया है। आत्मा भी, परमात्मा, मोक्ष और पुनर्जन्म सबका वर्णन मिलता है उपनिषद में। नेचुरल हिस्टोरिका निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मिलान करने के लिए अक्सर ये प्रश्न आ जाता है। नेचुरल हिस्टोरिका लिखी गई है प्लिनी के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। अल बरूनी द्वारा रचित किताबुल हिंद में किसका वर्णन मिलता है? कभी कभी पूछता है अल बरूनी द्वारा रचित कौन सी किताब है, या पूछता है किताबुल हिंद किसके द्वारा रचित की गई है। तो इसमें दोनों चीज़ दे दिया गया है अल बरूनी के द्वारा, लेकिन इसमें वर्णन किसका मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राजपूतकालीन समाज का वर्णन मिलता है हमको किताबुल हिंद में, जिसकी रचना अल बरूनी ने की है। सुतका गैंडोर एक हड़प्पा कालीन स्थल है जिसकी खुदाई कराई गई थी, किसके द्वारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आर एल स्टाइन के द्वारा सुतका गैंडोर की
एक हड़प्पाकालीन स्थल है, इसकी खुदाई कराई गई थी। ये वर्तमान में अफ़गानिस्तान में है। पाषाणकालीन निम्न में से कौन सी बस्तियां किलाबंद रूप में पाई गई हैं? यह प्रश्न अक्सर आता है किसी भी एग्जाम में, इसलिए इसको इसमें ऐड कर दिया गया है ताकि क्लियर हो जाए आज। पाषाणकालीन ऐसी बस्तियां जो किलाबंद के रूप में पाई गई हैं, उनके चारों तरफ किला उठा दिया गया है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें कायथा, एरण और इनाम गांव ये तीनों इसमें शामिल किए गए हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कायथा, एरण और इनाम गांव बस्तियां किलाबंद रूप में पाई गई हैं। ये नाम याद रखना। मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में पाया जाता है? अब यहाँ से आपको 10 प्रश्न पर्यावरण के मिलेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जो मेलघाट बाघ अभयारण्य है ये महाराष्ट्र में है। हाथी संरक्षित क्षेत्र कार्बी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में पाया जाता है? देखिए यहाँ पर प्रश्न ये भी आया था, जो कार्बी राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके संरक्षण से संबंधित है? टाइगर दिया था ऑप्शन में, हाथी भी दिया था, घड़ियाल भी था, तो इसमें हाथी सही था। यहाँ पर दोनों को ऐड कर दिया गया है। और जो कार्बी राष्ट्रीय उद्यान है ये है नागालैंड में। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वेदाथंगल में। ये तमिलनाडु में है वेदाथंगल। यहाँ पर प्रथम वनारण्य स्थापित किया गया था पक्षियों के लिए। एक राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कैसे होती है? जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं राज्यों में, उसकी स्थापना कैसे होती है, इसका प्रोसेस बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है किसी भी राज्य में। पर्यावरण एवं मानव अधिकार से संबंधित एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जो संगठन है हमेशा चर्चा में रहता है डेली, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का। निम्नलिखित में से किस स्पीसीज की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है? सबसे अधिक संख्या किसकी पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सबसे अधिक जो पाई जाती है वो है कीट, इसके बाद पाई जाती है पौधों की। तो सबसे नंबर 1 पर है कीट की, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है पूरे वर्ल्ड में। भारत में अवनलिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है? अवनलिका क्षरण से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न कृषि में भी पूछ लिया करता है, इकोसिस्टम में भी पूछता है और इकोनॉमिक्स में भी पूछता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मालवा का पठार अवनलिका से प्रभावित है ये सबसे अधिक। संसार का सबसे बड़ा लोयस का मैदान किस क्षेत्र में स्थित है? ये काफ़ी सिंपल सा इसका उत्तर है, लोयस का मैदान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लोयस का मैदान चीन में स्थित है। वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा कहलाती है? एक स्थान से उड़कर कोई मृदा दूसरे स्थान पर पहुंच जाए तो उसको क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उसे वातोड़ कहते हैं। मृदा में औसतन कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? कार्बनिक पदार्थ मृदा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 5%। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? ये चीज़ ध्यान देना है, अक्रिय गैस।
सबसे अधिक कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, आर्गन। देखिए, जो विज्ञान के क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं और लोग इसको अक्सर 2, 3, 4 क्वेश्चन को गलत करके ही आते हैं। तो ये आपको नहीं करना है अगर आपको अच्छे मेरिट में आना है तो। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है। ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, अगर आप लोग इसको सोच के थोड़ा सा करेंगे तो इसका उत्तर दे देंगे। जो शुष्क बर्फ होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उसको कहते हैं CO2। क्योंकि जो शुष्क बर्फ होता है उसको कहते हैं ठोस, इसको कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है CO2। पीएच मापक्रम, यहाँ पर मापक्रम होना चाहिए, माप लिख गया है, मापक्रम है ये। पीएच मापक्रम की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सारेंसन ने। पीएच मापक्रम की खोज सारेंसन के द्वारा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ है? ये जो इसमें शॉर्टकट में लिखे हुए हैं, एग्जाम में भी ऐसे ही नाम आता है, इसलिए आपको इसी तरह से दिया गया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। जो विस्फोटक पदार्थ है वो ये सभी हैं, TNG, TNT, TNP, RDX, ये सभी विस्फोटक पदार्थ हैं। ये आज का आखिरी प्रश्न है, ग्लूटेमिक अम्ल किस में पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये पाया जाता है गेहूं में। ये इस प्रकार से हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। जितने प्रश्न आज दिए गए थे ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो आपको ना रहा हो आप लोग उसको एकदम रट डालिए या उसका स्क्रीनशॉट लेके रखे रहिए। उसको आप लोग बीच बीच में देखते रहिए, और किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।